जेई की प्रिपरेशन तो हमने स्टार्ट कर दी है, लेकिन पूरे सिलेबस को इक्वली डिवाइड कैसे करें और सीक्वेंस कैसे सेट करें चैप्टर्स का, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हमारी प्लानिंग नहीं हो पा रही, और प्लानिंग नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। लेकिन आपके माइंड में, मैक्सिमम लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्यों सीक्वेंस सेट करें और क्यों डिवाइड करें सिलेबस को, कहीं एक पार्ट से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। मान लो आपने पढ़ना स्टार्ट किया और सीधे आपने डिफरेंशियल कैलकुलस उठा लिया या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा लिया, तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज के बिना ये कर पाओगे? लेकिन आपको ये सब चीज़ें तो पता ही नहीं है, आप एकदम न्यू हो इस मैथ्स के सिलेबस के लिए और आपने एकदम से डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस उठा लिया, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज हमें चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का एक्सटेंसिव यूज़ होता है डिफरेंशियल कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस में या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर है वो तो आपका आसानी से निकल जाएगा, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स हैं उसके थ्रू आपका निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सेकंड चैप्टर पे आओगे, आपको लगेगा कि इसमें यूज़ बढ़ता जा रहा है, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा के कुछ चैप्टर्स का यूज़ होने वाला है। तो ऐसे एक ओवरऑल जो आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे उसका यूज़ होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर आपने स्टार्टिंग में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा लिया या फिर कैलकुलस उठा लिया तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक चीज़ रिमाइंड करना चाहती हूँ कि आने वाले कुछ वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मेरे वीडियोस के बारे में मिलते रहें। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। और आज का जो सेशन है, इधर पे हमको क्वेश्चन सबसे पहले क्या आने वाला है हम वो सोचेंगे। तो जैसे ही हम प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि 7 सेट के बुक्स में से या 5 सेट के 6 सेट के बुक्स में से हमें सबसे पहले कौन से बुक को रेफ़र करना है। क्या अलजेब्रा ले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस की 2 बुक्स हैं। आप अगर सिंगेज ले रहे हो तो सिंगेज में शायद एक ही बुक में दोनों कैलकुलस इंक्लूड किए गए हैं। तो अभी फ़िलहाल करंट क्या चल रहा है वो नहीं पता, 2 साल पहले का मुझे पता है कि सिंगेज में शायद एक ही बुक में दोनों इंक्लूडेड रहते थे कैलकुलस में। ठीक है, तो ग्राफ्स भी है साथ में, अरिहंत में तो ग्राफ्स भी एक बुक है। तो 6-7 सेट की बुक्स में से हम सबसे पहले कौन सा उठाएं? तो रैंडमली कुछ भी तो नहीं उठा सकते, ऐसी बुक लेनी पड़ेगी जिसका नॉलेज बेसिक हो, यानी हम वहाँ से बेस से स्टार्ट करें और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। तो सबसे पहले आपको कोई चीज़ रेफ़र करनी है, कोई बुक रेफ़र करनी है, तो वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा ही क्यों उठाना है सबसे पहले, क्यों नहीं ट्रिग्नोमेट्री? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी तो इंडिपेंडेंट सा ही साउंड कर रहा है, नहीं है वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि अलजेब्रा में एक चैप्टर है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये जो फंक्शंस दिख रहा है इसका इतना एक्सटेंसिव यूज़ होने वाला है पूरा जो हमारी सारी बुक्स में, तो उसके लिए हमें इसे सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। और फंक्शंस का भी जो है ना, अरिहंत में वो कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली है क्या, बुक में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो अलजेब्रा 1, 2 और 3 ऐसे आपको 3 पार्ट्स भी दिख रहे हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये 3 पार्ट्स मैंने किस हिसाब से बनाए हैं। तो देखो, टोटल 11 चैप्टर्स थे, मैंने सोचा कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, एक चैप्टर ऊपर नीचे है। ठीक है, 4 चैप्टर्स हैं, यहाँ पे 4 चैप्टर्स हैं और यहाँ पे 3 चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पे ये जो 4 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ये पूरे सीक्वेंस में सेट हैं। यहाँ पे भी मैंने लगाए हैं, कुछ चैप्टर्स इसमें से इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, कुछ ही हैं, शायद 1 या 2। और वो जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसे लास्ट में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले नहीं लेना, सबसे पहले आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स उठाने पड़ेंगे जो आपका एक बेस सेट करे, और जहाँ से आप स्टार्ट करते हो तो वो चीज़ आप बहुत अच्छे से भी पढ़ते हो। तो इससे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसका नॉलेज आगे बहुत जगह यूज़ होने वाला है। डिफरेंशियल कैलकुलस में भी सबसे पहले फंक्शंस ही आएगा, तो वो फंक्शंस को भी आपको यहीं पे पढ़ना है, तो वो चीज़ बताने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स है ये किस बेस पे मैंने डिवाइड किया है, ये किस लिए मैंने डिवाइड किया है। तो ये जो पार्ट्स है ये इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि आप जब टाइम टेबल सेट करोगे तो आपको ईजी जाएगा। यहाँ पे आप सीधे डेट लिखोगे और डेट लिख के आप एक डेडलाइन सेट कर दोगे कि इस डेडलाइन तक मेरा ये जो है पार्ट हो जाना चाहिए। तो आपका जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो मैंने आपको वीडियोस में पहले भी बता रखा है, मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। तो ये जो प्लानिंग्स है आपकी बहुत सॉलिड होने वाली है। तो जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो ये देख सकते हैं, अभी मत देखो, वीडियो ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं अटैच कर दूँगी एंड में। ठीक है, तो ये जो अलजेब्रा 1 है ये हमारा क्या है, ये हमारा है फर्स्ट पार्ट जो कि
इन 4 चैप्टर से बना है और ये जो 4 चैप्टर है ये सीक्वेंस में सेट है। तो हमने क्या क्या देख लिया है, हमने देख लिया कि बुक को कैसे पिक करना, उसके बाद पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना सिलेबस को, ठीक है। तो ये जो हमारा अलजेब्रा की जो बुक है वो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड की है, आप चाहो तो उसे 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना ईजीली उसको मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म टाइम टेबल, शॉर्ट टर्म टाइम टेबल आपने जो भी बनाया है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको डिवाइड किया क्योंकि हम इसके सामने इसकी डेडलाइन लिख सकें कि मुझे ये जो 3 चैप्टर हैं इसको इतने पार्ट में इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। क्यों मैंने डेडलाइन सेट करना है, क्योंकि डेडलाइन नहीं होगी तो हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं लगेगा और हम एक ही बुक लेके बैठे रह जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वल पार्ट्स में जो ये डिवाइडेड रहता है चैप्टर्स, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि चलो इसकी लेंथ ज़्यादा है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ये उससे भी छोटा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके सामने एक डेडलाइन लगा दे सकते हैं कि हाँ 1-1.5 महीने के अंदर मैं ये कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये तब सोच पाओगे जब आप उसको ब्रेक करोगे, पूरे बुक को 2-3 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, या फिर आपके मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है, आपको 4 पार्ट्स में करना है तो कर सकते हो। तो ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसे ब्रेक किया है, आप चाहो तो सेम कॉपी भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा है कि कैसे बुक्स को सिलेक्ट करना और पार्ट्स को क्यों हमने डिवाइड किया। अब हम देखने जा रहे हैं सीक्वेंस। यहाँ पे सीक्वेंस में सबसे पहले हम लेंगे सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है 3 स्टेप्स में है ये चैप्टर। इन दोनों को आप स्किप करके डायरेक्ट फंक्शंस में नहीं जा सकते। ये दोनों से क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं लेकिन आते हैं एग्जाम में। फंक्शंस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सेट्स, रिलेशंस, ये दोनों स्टेप्स हैं, इनको अगर स्किप किए तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद सेट्स, रिलेशन, फंक्शन हमने क्यों स्टार्टिंग में लिया है, क्योंकि ये जो फंक्शंस है यही डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा हमारा किससे, कैलकुलस से, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से। हर जगह फंक्शंस का यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने इसको पहले लिया है। बेस को सबसे पहले मजबूत करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स हमने क्लास 10 तक पढ़ा है, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्यों एक्सटेंडेड है, क्योंकि जैसे हमारा रियल नंबर्स है उसी के पैरेलल चलता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि इमेजिनरी नंबर्स का पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमें आयोटा से रिलेटेड चीज़ें और पता चलेगी, आपको पता चलेगा, ठीक है। पहले से इतना टेंशन नहीं दे सकती किसी को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं वैसे में इस चैप्टर में। जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे इतने फास्ट सॉल्व होंगे इसमें क्वेश्चंस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अच्छा चैप्टर है। उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो देखो आप खुद ही समझ पा रहे हो कि जो चैप्टर सिलेक्शन है वो हमारा बेस क्लियर करने के लिए है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस का काम पूरे मैथ्स में आता है, ये आपको पता ही है और आएगा भी। बुक्स ओपन करके देख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओपन करो, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री ओपन करो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ओपन करो, हर जगह इक्वेशंस और इन इक्वेशंस दिखेंगे, ठीक है। तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं कहाँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ेंगे, तो इन डिटेल हम जाने वाले हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में कुछ क्वेश्चंस यहाँ के भी आने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, इसलिए मैंने इसको इसके बाद ही लिया है, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में जो कुछ भी पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो कुछ भी पढ़ा, वो आने वाला है कहाँ पे, डिटर्मिनेंट्स में आएगा, ठीक है। तो मेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ऐसा रहेगा, डिटर्मिनेंट आपका 2 लाइन्स रहेगी, रोज़ और कॉलम्स में सब कुछ रहने वाला है। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पीछे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। अब अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग जो 2 चैप्टर्स हैं वो हैं डिटर्मिनेंट्स और मैट्राइसेस। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, वेटेज ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा दूर दूर क्यों रखा है। दूर दूर इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों है तो वैसे में साथ में ही आने वाले, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस हर कोई टीचर साथ में पढ़ाना चाहता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा गैप दो, गैप दे के ही पढ़ो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स, फिर आता है मैट्राइसेस, उसके बाद आता है सीक्वेंस एंड सीरीज़। इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज शायद थोड़ा इंडिपेंडेंट चैप्टर है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार देख के, मैंने सब नोट डाउन करके रखा है आप लोगों के लिए। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ इंडिपेंडेंट है, इसमें फंक्शंस का यूज़ है, ठीक है। तो फंक्शंस आपको पता ही है बेसिक, इसीलिए मैंने पढ़ा दिया, स्टार्टिंग में बोल दिया कि वो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद लॉगरिथम्स है, ये शायद इंडिपेंडेंट है, लॉगरिथम्स भी इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक है। तो मैं इसके सामने आई लिख देती हूँ, ये भी इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इंडिपेंडेंट लिख देने पे आपको क्या होगा कि ये आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो।
फंक्शंस पढ़ा हुआ है ना बेसिक, ये फंक्शंस थोड़ा इसमें काम आने वाला है। तो आप अपने नोट्स में भी जहाँ पे भी आप ये लिख रहे हो तो वहाँ पे चीज़ें लिखते जाओ, कहाँ पे क्या क्या किस चीज़ से रिलेटेड है। ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है इसमें बेसिक फंक्शंस थोड़ा काम आएगा, तो फंक्शंस का काम है यहाँ पे। और लॉगरिथम्स में ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें सेट्स का काम आएगा, और वैसे में इसको भी हम इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर्स मैं इंडिपेंडेंट बोल रही हूँ दैट मीन्स वो आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। लेकिन अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन किससे रिलेटेड है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएगा और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएगा। अगर आप बाइनोमियल थ्योरम पहले करने की सोच रहे हो तो नहीं कर पाओगे, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे डिपेंडेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऊपर रखा है सीक्वेंस में। ये वाला आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको ये दोनों उसके बाद में ही करने पड़ेंगे। दैट मीन्स ये तीनों का पेयर बन रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन पूरे सिलेबस के लास्ट में करना। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे, और मैथमेटिकल इंडक्शन में आपका इंटीग्रेशन भी आता है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे जो बहुत सारे चैप्टर्स का मिक्सचर होने वाला है। तो ये जो है ये सबसे एंड में करना, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पूरा सिलेबस के एंड में करना है यहाँ पे। और मैट्राइसेस डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स किस पे डिपेंडेंट है? कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिपेंडेंट है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये बेस है, ये भी बेस है, और ये भी बेस है। तो ये आपको करना ही है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं तो वो ये दो है और ये है, लेकिन जब ये करोगे तो इसके बाद ही आप ये दो कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों का एकदम पेयर बनता है। कॉम्बिनेशन नहीं पता होगा ना तो प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूलेज है वो नहीं कर पाओगे, तो फॉर्मूलाज डायरेक्टली कनेक्टेड है, और बाइनोमियल थ्योरम भी इसी से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों का पेयर बन रहा है। यहाँ पे मैं ऐसा कर देती हूँ, तीनों का पेयर है, और ये इंडिपेंडेंट, ये और डिटर्मिनेंट्स और मैट्राइसेस का पेयर है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, वो है कि हमें, अगर आपके पास 2 साल है और आप इसको इक्वली 2 पार्ट में तोड़ना चाहते हो कि पहले साल में मैं इतना ही करना चाहता हूँ, इसके आगे नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग में मैंने डिवीज़न किया है, वो भी आपको बता देती हूँ। तो अगर आपको पहले साल में कुछ चैप्टर्स उठाने हैं तो ऑब्वियस है बेस वाले चैप्टर्स तो उठाने ही पड़ेंगे। तो वो ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये और ये, यानी अलजेब्रा का पार्ट 1 पूरा फर्स्ट ईयर में उठाना होगा। तो अब बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स और मैट्राइसेस की। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। तो डिटर्मिनेंट्स के बाद सब आपको बोलेंगे कि मैट्राइसेस करो, तुरंत कर लो, लेकिन मैं कहूँगी कि डिटर्मिनेंट्स के बाद गैप दे दो थोड़ा सा, फिर अगले साल मैट्राइसेस करो। वो इसलिए क्योंकि जब आप ये पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे और अगले साल मैट्राइसेस करने आओगे तो तब आपके माइंड से थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट्स हट चुका होगा, फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि मैट्राइसेस में डिटर्मिनेंट्स का एक्सटेंसिव यूज़ है। तो आप क्या करोगे, फिर से डिटर्मिनेंट्स को एक बार रिवीजन करोगे, फिर मैट्राइसेस करने आओगे, और ऐसे करने पे क्या होगा, एक पूरा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो डिफरेंस समझने के लिए इसको भी तो अच्छे से समझना आना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। ये 4 को सिलेक्ट करो, इसको मत लो, मैट्राइसेस को अगले साल के लिए रख दो, ठीक है। तो मैं जो टिक लगा रही हूँ डबल टिक, वो किसके लिए है, पहले साल में आप कौन कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज आप ले सकते हो, एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है और थोड़ा तो छोटा ही है एज़ कम्पेयर टू डिटर्मिनेंट्स, मैट्राइसेस, बहुत प्रैक्टिस लगती है उनमें, ठीक है। और उसके बाद आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ले लो। अब मैंने ऐसा क्यों किया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप इसी साल पढ़ लोगे तो अगले साल ये दोनों से कनेक्ट होने में ईज़ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इसी से कनेक्ट होने वाले हैं। और
सीक्वेंस एंड सीरीज़ खुद इंडिपेंडेंट है, तो एक आध छोटा चैप्टर भी होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट चैप्टर हो, उसको कहीं पे भी हम लगा सके पूरे, मतलब हम प्लानिंग में अपने कहीं पे भी इसको सेट कर सके। इसको ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री की बात पढ़ लो, ठीक है ना, तो ये कहीं पे भी हम इसको फिक्स कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं टाइम टेबल में। तो ये रहा हमारा पूरे 1 साल का डिवीज़न, ये जो टिक्स दिख रहे हैं वो, और जिनको टिक नहीं किया है वो अगले साल करना है। तो आइए अब आ जाते हैं, हमारा सेकंड जो बुक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड बुक हमने ट्रिग्नोमेट्री क्यों उठाई है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस, ये जो 2 इम्पॉर्टेंट हमारे बुक्स हैं, इनका जो डायरेक्ट कनेक्शन बैठने वाला है वो किससे बैठने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री से। यानी ट्रिग्नोमेट्री का एक्सटेंसिव यूज़ कहाँ होने वाला है, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और साथ ही साथ कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस दोनों में यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेस है, बेस हमें पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा सीक्वेंस और डिवीज़न कैसा होना चाहिए, ये जो है ये अरिहंत के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर्स को सेट किया है। सिंगेज के अकॉर्डिंग क्या होगा वो भी बताने वाली हूँ, ठीक है, तो बने रहो वीडियो में, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज़ ये मैंने पहले लिया है, उसके बाद इक्वेशंस और इनइक्वेशंस। तो ये जो है ना, ये आपको दिख रहा होगा कि बुक में भी इसी फॉर्म में है, इसी पैटर्न में है। सबसे पहले इस सीक्वेंस में ये है, फिर दूसरा ये है। लेकिन अरिहंत की जो बुक है उसमें प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल ये ऊपर दिया है और इन्वर्स वाला लास्ट में है। ये जो है प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल ये बाद में पढ़ना, सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेना। वो इसलिए क्योंकि इसका जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है कैलकुलस में। अगर इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम इसके पीछे लगेगा, हमें इस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देना है पहले ही, ताकि हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए कैलकुलस से और कैलकुलस की तरफ बढ़ पाए। इसको हम थोड़े बाद में भी अगर लें तो भी चलता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको सीक्वेंस में नीचे रखा है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये है ही है, बनती है, इनको पढ़ना तो बनता ही है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बेस है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये चैप्टर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं। ये जो इक्वेशंस और इनइक्वेशंस है ये क्वेश्चंस पे बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलस की तरफ बढ़ना है तो आपके पास 2 नॉलेज होने चाहिए, एक तो इस चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, इस चैप्टर का। अगर आपको जल्दी बढ़ना है कैलकुलस की तरफ तो ये चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद इसका जो बेसिक पार्ट है ना वो पढ़ लो और इसका नॉलेज ले लो कि एग्जैक्टली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं, फिर आप कैलकुलस की तरफ बढ़ सकते हो। हमें सिलेक्ट करना है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हम पहले साल में कितना पढ़ें। पहले साल में अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज़ कंप्लीट पढ़ रहे हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बेस हुआ, बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस पढ़ना है आपको। अब कैलकुलस में जाना है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत पार्ट रहता ही है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी थोड़ी बहुत दिख जाएगी, थोड़ा बहुत कैलकुलस में भी दिख जाएगा। इसका यानी नमक जैसा है, थोड़ा बहुत छिड़क छिड़क के हर जगह आता ही है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको बेस देख लेना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये पूरा तो नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही साल हम इतना सब कुछ नहीं ले सकते। थोड़ा सा बेसिक जो फॉर्मूलाज वगैरह वाला पार्ट है और इसका जो थ्योरी पार्ट है, तो आर.डी. शर्मा ओपन करो सीधे सीधे या एनसीईआरटी ओपन करो। आप नॉर्मली जितना एनसीईआरटी में दिया है, जितना आर.डी. शर्मा में दिया है, थोड़ा सा पढ़ लो, उसको नॉलेज ले लो कि है क्या चीज़, और फिर मूव हो जाओ कैलकुलस की तरफ और इसे अगले साल ले लेना। अगले साल जब जाओगे तब इसको ऊपर रखना सीक्वेंस में और इसको बाद में रखना। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना, इसमें जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो जेईई एडवांस के टॉपिक्स हैं। तो जेईई एडवांस ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले मेंस को टारगेट करके वो वाला पार्ट ख़त्म कर दो। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड ही है बहुत कुछ पार्ट कैलकुलस में, थोड़ा बहुत मिलेगा आपको कैलकुलस में, तो इसका एक्सटेंसिव यूज़ है कैलकुलस में, तो इसलिए मैंने बोला कि ये पहले पढ़ लेना। अब बात आती है जिनके पास सिंगेज बुक है,
तो उनके जो चैप्टर्स के नाम है वो डिफरेंट है, तो उनको मैं बता दे रही हूँ, ओरली बता रही हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम का जो आपका पहला चैप्टर है वो पहले नंबर पे रहेगा। दूसरे नंबर पे रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज। अब तीसरा जो चैप्टर है आपका वो होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये तीनों के तीनों आपको क्लास 11th में कर लेने हैं, ठीक है। और जो 12th के लिए छोड़ना है वो कौन सा छोड़ना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये सॉल्यूशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो ये आपका सेम रहेगा, ये चैप्टर्स के नाम भी सेम ही हैं, लेकिन जो आपके जो पहले के ये जो 2 चैप्टर्स हैं अरिहंत में, ये 3 चैप्टर्स में कन्वर्ट किए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ये जो चीज़ें, ये जो पहला जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब मैंने पूरा सीक्वेंस ट्रिग्नोमेट्री का बता दिया है, अब हमें मूव करना है किसकी तरफ, मूव करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। आइए देख लेते हैं अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें एग्जैक्टली डिवीजन कैसे करना है और सीक्वेंस कैसे सेट करना है। तो हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। पहला पार्ट तो ये रहेगा जहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स, फिर स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स लेने वाले हैं। जो सेकंड पार्ट रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोनिक सेक्शन, और इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे ग्राफ्स की ज़रूरत है। ग्राफ्स में हमें प्रॉपर पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें से जो हम लोग टेंजेंट्स निकालेंगे, जो कॉर्ड्स निकालेंगे, उनका इक्वेशन कैलकुलेट करना और वगैरह वगैरह, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस और बहुत सारे टाइप्स आने वाले हैं, तो उनके बारे में पता लगाना है, ठीक है। तो सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला ये कोनिक सेक्शन के पार्ट हैं। अब इसको अगर पता करना है तो इसका नॉलेज तो होना ही चाहिए, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट, फिर स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब यहाँ पे एग्जैक्टली रहने क्या वाला है और हमने इसको पहले क्यों रखा है, तो देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट वाला जो पहला वाला चैप्टर है उसमें कार्टेशियन सिस्टम रहेगा, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर कोई पॉलीगॉन। तो ये सब फाइंड करने का तरीका कहाँ पे, कार्टेशियन सिस्टम में। कार्टेशियन सिस्टम किसको बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में हमें अगर मान लो कि ऐसा दिया हो कि 2 लाइंस हैं, कुछ ऐसा हो, फिर इसमें हमें ये एरिया फाइंड करना हो, तो आई होप समझ में आ रहा है कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो कार्टेशियन सिस्टम पे पढ़ेंगे और उनको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है। फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो ये जो सब चीज़ें हैं इनके बारे में, कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानेंगे। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स का ही यूज़ आगे जाके पूरा कोनिक सेक्शन में होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ है जो हम लोग यहाँ से सीखेंगे और उसको पूरा एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इसका नॉलेज जो है हमारा बहुत पक्का होना चाहिए, इसलिए ये हमारा बेस हुआ। अब ये जो बेस हुआ तो इसको हमें पहले साल में ही ले लेना है, कर लेना है, ठीक है। अब अगर आपके पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है, जब आप पूरा कैलकुलस करके आ जाओगे और जब आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है तो आप क्या करोगे, आप सर्कल्स पे आ जाओगे और सर्कल्स ट्राई करोगे करने के लिए फर्स्ट ईयर में ही। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला साल है तो यहाँ पे प्लानिंग में बहुत प्रॉब्लम्स जाएगी, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम जाएगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम हमारा निकल जाए, इसलिए सर्कल्स ना हो पाए, तो वो अगले साल हो ही जाएगा। लेकिन पहले हमको कैलकुलस वगैरह सब करके आना है, फिर इधर पे आना है सर्कल्स में, ठीक है। तो बेसिक जो हमें सर्कल की इक्वेशन क्या है, सर्कल को जो लाइन टेंजेंट जा रही है तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करनी, तो ये सब चीज़ें जो रहेगी ये रहेगी बहुत ज़्यादा डीप में रहेगी और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले साल में ही ट्राई करो करने का, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो बाद में करना। लेकिन सबसे पहले पूरा कैलकुलस करके आओगे फिर इसको करने आओगे, तो ब्रैकेट में लिख लो पहला कैलकुलस होना चाहिए, उसके बाद हमारा ये सर्कल्स वाला चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलस में अब चलते हैं, कैलकुलस के बारे में देखते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। तो इतना हम डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कर लिया क्योंकि एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये है क्या। आपको एकदम मतलब न्यू लग रहा होगा ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो इन सब के बारे में तो आपको पता चल ही जाएगा ये क्या है। आइए देख लेते हैं अब डिफरेंशियल कैलकुलस में एग्जैक्टली हमें क्या करना है। कैलकुलस का ही पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस से पहले हमें डिफरेंशियल कैलकुलस को लेना है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस को हमें कैसे तोड़ना है,
तो पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने डिवाइड किया है, लेकिन सबसे पहले आपको जो चैप्टर दिखेगा सिंगेज वालों को फंक्शंस दिखेगा, और जिनके पास अरिहंत है उनको ये 3 चैप्टर्स दिखने वाले हैं। एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स, फंक्शंस में ग्राफ्स के साथ दिखेगा आपको, और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस दिखेगा। ये जो 3 चैप्टर है ये कहाँ जाने वाले हैं, ये एंटर हो जाएंगे या इन्हें प्लेस कर दो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस वाले चैप्टर में ही, क्योंकि फंक्शंस का नॉलेज एक साथ ले ले तो बेटर है। तो ये जो पूरा फंक्शंस का नॉलेज है ये तभी ले लो जब आप फंक्शंस पढ़ रहे हो। यहाँ पे वेवी कर्व मेथड आप सीखने वाले हो, उसके बाद फंक्शंस के बारे में डिफरेंट ग्राफ्स को जानने वाले हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स पता चलेंगे आपको, और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसमें आपको ग्राफ बनाना आएगा फंक्शंस के, डिफरेंट फंक्शंस के। तो वो पूरा जो नॉलेज है ये आप कहाँ पे लेना है, फंक्शंस चैप्टर में ही ले लेना है। अगर यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से रिलेटेड आ जाए ग्राफ में तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो या स्टार मार्क करके रख दो, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो तब जाके वापस उसको देख लो, ठीक है। तो क्योंकि ग्राफ्स ऐसे ही रहते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते कब किस चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड या फिर कैलकुलस से रिलेटेड ग्राफ्स दिख जाए। अगर दिख रहे हैं तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, वो जो ग्राफ है जो हमको समझ नहीं आ रहा है उस वक्त हम उसको स्टार मार्क कर देंगे, या फिर जो भी ऐसा पोर्शन आपको दिख रहा है, क्योंकि जेई एडवांस भी इसी बुक में इंक्लूडेड है। एक चीज़ नोट कर लो कि आपका जो चैप्टर का मिक्सचर है वो होता ही है, प्रोबेबिलिटी और सेट्स का मिक्सचर करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सेट्स पढ़ रहे हैं तभी प्रोबेबिलिटी का नॉलेज रखें, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, अगर मान लो सेट्स चैप्टर पढ़ते वक्त वो क्वेश्चन पॉपअप हो गया तो उसको स्टार मार्क करके रख लो, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के वक्त उसको एक बार रिविजिट कर लेना, और वहाँ पे जो एक नोटबुक बनाओ उस नोटबुक में स्टार मार्क करके लिखते जाओ कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पहले आ गया है, ये बाद में हमें पढ़ना है, और उस टाइम पे हमें इसको फिर इस क्वेश्चन को रिविजिट करना है, इस पार्ट को रिविजिट करना है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, मिक्सचर होता है थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, तो उसको हम मैनेज भी कर सकते हैं, स्टार मार्क करके बाद में पढ़ भी सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा फंक्शंस का ही पार्ट है जो कि इस बुक में घुसा दिया गया है, जिसे बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस के टाइम पे ही इसको पढ़ के ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब बाकी बचा हमारा प्योर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, यानी डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट। यहाँ पे स्टार्ट हमें करना है लिमिट्स से। ये जो पार्ट है अरिहंत बुक में ये पहले दे दिया गया है, तो इसको पीछे प्लेस करो। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के बाद ही हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। लिमिट्स जो है वो बेसिक है, बेस है, उसके बाद कंटिन्यूटी सीखेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी है। इसमें थोड़ा बहुत हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज का यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिख भी दिया है, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक है वो आप देख लो, उसका जो बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट है ना वो देख लो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को कोई नहीं बोल रहा है, वो अगले साल भी हो सकता है, लेकिन पहले साल में थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को विजिट कर लो। उससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एक आध क्वेश्चन या फिर ऐसा कुछ है पार्ट जो कि डिफरेंशिएबिलिटी में आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, तो वो इजी चला जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको। अब डिफरेंशिएशन जो है वो कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पार्ट में आ रहा है। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन वाला पार्ट करेंगे। यहाँ पे मेन आप फॉर्मूला सीखोगे और डेरिवेटिव निकालना सीखोगे। यहाँ पे आप जैसे ही आते हो यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि आपका पहले साल का पूरा सिलेबस हमारा यहाँ तक हो गया है। तो यहाँ पे हम टिक लगा लेते हैं, ये जो पार्ट है ये हम पूरे फर्स्ट ईयर में ही कर लेंगे, 11th में ही। तो अब सिंगेज वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है, ये तो अरिहंत वालों के लिए मैंने पूरा सेट कर दिया है सीक्वेंस। सिंगेज जिनके पास है उनको लिमिट से स्टार्ट करना है, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा वाले चैप्टर तक पूरा चले जाना है डायरेक्ट, क्योंकि उनका बिल्कुल सीक्वेंस करेक्ट फॉर्म में है। बस उनको फंक्शंस जो है वो कहाँ पे इंक्लूड कर लेना है, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस में पढ़ लेना है। बस इतना ही चेंज है, बाकी आपको पूरा सेम टू सेम है, यहाँ तक आना है। लेकिन अभी आपका जो मैंने यहाँ पे बताया, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएशन, यहाँ पे आप डेरिवेटिव निकालना सीखोगे। इसके बाद जो ये 2 चैप्टर्स हैं ये आपको अगले साल के लिए छोड़ देने हैं, क्योंकि इतना सब कुछ एक साल में हो भी नहीं सकता पॉसिबल, ठीक है। तो इसको आप सेकेंड ईयर के लिए छोड़ दो। तो इसमें मैं टिक नहीं लगाती हूँ, इसमें मैंने लगा दिया, तो ये पूरा फर्स्ट ईयर में कर लो, पार्ट 1। अब हम मूव करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। तो
तो इंटीग्रल कैलकुलस शायद अभी के अकॉर्डिंग नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे पास 2 साल पुरानी बुक है, उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस एक ही बुक में है। अभी अगर अलग हो गई है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स तो सेम ही रहते हैं, बुक्स ज़्यादा कोई चेंज होती नहीं है, ठीक है। तो अब इंटीग्रल कैलकुलस का हम लोग देख लेते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से मैंने डिवाइड किया है, उसको भी हम ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास बचेगा वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। तो आप बने रहो वीडियो में, क्योंकि एंड तक देखो और एंड में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने वाली हूँ, वो भी देख लेना। तो आइए अब देख लेते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के हमने डिवीजन कैसे किए हैं और सीक्वेंस कैसे सेट किया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी टेक्निकलिटीज़ है नहीं, जैसा बुक में था वैसे का वैसा ही हमने लिखा है। पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किया, 2 चैप्टर उधर 2 इधर। उसके बाद इनडेफिनाइट और डेफिनाइट इंटीग्रल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसका यूज़ बाकी जगह पे भी होने वाला है, क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रल और इनडेफिनाइट इंटीग्रल ये इम्पॉर्टेंट, मतलब ये एक बैकबोन ही है इंटीग्रल कैलकुलस का, ठीक है। अब इसके आगे जो ये दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है किसका, ये जो हमारा डेफिनाइट इंटीग्रल का, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोर्शन है, जो कि है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ्स का यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद ग्राफ्स के थ्रू हम एरियाज़ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो आप सीखोगे, आप देखोगे और आप सीखोगे भी। डिफरेंशियल इक्वेशंस है हमारा 4th पार्ट। हम लोग फर्स्ट ईयर में इस पे ध्यान देंगे क्लास 11th में, और क्लास 12th में वो वाला पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल और डेफिनाइट इंटीग्रल के लिए हमें प्रीवियस क्या नॉलेज की ज़रूरत है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमें डिफरेंशिएशन में भी ज़रूरत थी, डिफरेंशियल कैलकुलस में भी ज़रूरत थी, और इंटीग्रल कैलकुलस में भी हमें ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शंस, बस वही सब, ठीक है। अब यही सेम इंटीग्रल कैलकुलस को सिंगेज में कैसे दिया गया है, तो सेम ही यही नाम है आपके, ठीक है। सिंगेज में भी यही नाम से है सारे चैप्टर्स। आपको क्या करना है, बस इस ही फॉर्मेट में पढ़ना है। सेम ये वाला फर्स्ट ईयर में लेना है, उन दोनों को सेकेंड ईयर के लिए रखना है। अब हम लोग वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री देखेंगे, और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट देखने वाले हैं। उसके बाद हम एक फाइनल लिस्ट देखेंगे कि हमने कौन से चैप्टर्स 11th के लिए सिलेक्ट किए और कौन से 12th के लिए। जो ड्रॉप ले रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, या फिर जिनके पास 1 साल का टाइम है उनको क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जानेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एंड की तरफ जाएंगे तब जानेंगे। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, फाइनली वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, यानी ये फाइनल ये बुक हमारी ऊपर आएगी, ठीक है। और इसमें हमें 2 पार्ट्स मिल रहे हैं, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री। पार्ट 1 वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड, 3D ज्योमेट्री पार्ट 2। पार्ट 1 यानी वेक्टर एनालिसिस में हमारे एग्जैक्टली 2 चैप्टर रहने वाले हैं, वेक्टर अलजेब्रा और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये है क्या, ये तो अभी तक कभी सुना भी नहीं है, ठीक है। तो आपने सुना होगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो वही चीज़ है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो सब टॉपिक्स है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। जो वेक्टर अलजेब्रा है उसमें आपके सब टॉपिक्स हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, आपके नॉर्मली क्या रहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहता है, यहाँ पे जेड एक्सिस इंट्रोड्यूस होगा, फिर आई जे के ऐसे 3 कंपोनेंट्स आएंगे जो कि 3 कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। उसके बाद यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन सिखाया जाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर एनालिसिस का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहने वाली है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आप प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एग्जैक्टली हमें कब करना है, तो इसे हम एंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आपका हो ना पाए, अगर मान लो 11th में रहते ही आपका हो नहीं पा रहा है, तो आप इसको ज़रूरी नहीं है कि 12th में स्टार्टिंग में ही पढ़ना पड़ेगा, इसको एंड में कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ है कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद आराम से कर सकते हो। बस आपको थोड़ा बहुत ग्राफ का नॉलेज चाहिए, और वो तो रहता ही है हर किसी को, ठीक है ना, क्योंकि इतना पढ़ते हो आप ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी ग्राफ्स है, उसके बाद कैलकुलस में भी ग्राफ्स है, तो इतना नॉलेज तो आपको हो ही जाएगा कि आप इसको ईजिली ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से इसको अगर आप 11th में ही करके रख दो, तो आपका बहुत सारा पार्ट बर्डन जो है आपका 12th पे जो बर्डन आने वाला है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बस इसीलिए इसको रखा है। अब इसके बाद क्या करना, तो इसके बाद जो मैंने सर्कल्स आपको बताया था वो सर्कल्स जाना और सीधे कर लेना,
बस आपका वहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये था पूरा सीक्वेंस और डिवीज़न। तो आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे हमने पूरा डिवीज़न किया सिलेबस का और साथ में सीक्वेंस कैसे सेट किया चैप्टर्स का। लेकिन जिन्होंने ड्रॉप लिया है या फिर जिनके पास 1 साल का टाइम है वो क्या करेंगे? तो जिनके पास 1 साल का टाइम है या फिर ड्रॉप लिया है तो ऑब्वियसली जो मैंने हाफ सिलेबस डिवाइड किया पहले साल और दूसरे साल में, उनके पास कुछ मंथ्स ही बचेंगे यहाँ पे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो हाफ सिलेबस है वो कुछ मंथ्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि इतना बड़ा सिलेबस है और कुछ मंथ्स के अंदर कैसे करें। तो इसके लिए आपको जो कॉम्प्लेक्स यानी जो टफ चैप्टर्स हैं प्लस जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं इनको फोकस करना है और इनको सबसे पहले निपटा देना है। अपने जैसे सीक्वेंस मैंने आपको बता ही दिया कि सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए, कौन सा चैप्टर पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, उसको आप याद रखो और उसके अकॉर्डिंग अपना एक सिलेबस तैयार करो जिसमें कुछ मंथ्स का टाइम होगा। आपके पास ईयर नहीं है, कुछ मंथ्स का टाइम होगा, लेकिन सबसे जो टफ वाले चैप्टर्स हैं उनको टारगेट करो, जिनका वेटेज ज़्यादा है उनको टारगेट करो। अब जेई मेंस और जेई एडवांस्ड ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा पूरा सिलेबस। तो जिनको जेई मेंस में जाना है वो एडवांस के टॉपिक्स थोड़ी देर के लिए साइड में रख के मेंस के टॉपिक्स को फोकस कर लो, लेकिन जिनको जेई एडवांस भी देना है वो भी कर सकते हैं 1 साल के अंदर, बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो हाई वेटेज और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं इनको पहले निपटाओ। जैसे ही आप ये कर लोगे आपके माइंड पर से प्रेशर उतर जाएगा, बाकी बचे जो चैप्टर्स हैं वो ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं तो कोई एक छोटा चैप्टर साइड में रखे रहना है, जैसे कि वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, वो पढ़ना स्टार्ट कर देना पैरेलल, और उसको कभी कभी पढ़ते रहना और कभी कभी पैरेलल आप ये करते रहना, कैलकुलस करते रहना। लेकिन एक बात याद रखो कि वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री के लिए आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तो बस उतनी आपकी मतलब कंपल्शन है वो आना चाहिए, वरना आप उसको एक साइड में रख के पैरेलल करते रह सकते हो, तो एक आपका पूरा पेपर भी निपट सकता है उधर से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से करना है, और थोड़ा सा टाइम आपको तो निकालना ही पड़ेगा मॉक टेस्ट के लिए, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो रहेगी ही साथ में, लेकिन ये जो मैंने सीक्वेंस आज बताया ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है, तो सीक्वेंस आप ज़रूर नोट करके रखना। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो कि है हमारा कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम अलग अलग चैप्टर्स को जेई में, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी टू प्रैक्टिस छूट गया है, स्ट्रैटेजी टू प्रैक्टिस जेई मैथ्स लेसन्स, ठीक है। तो हम जेई में मैथ्स में जो चैप्टर्स कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों को सुना है कि वो ये बोलते हैं कि मेरे 3 साल चले गए लेकिन मेरा पूरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप हर एक चैप्टर के 50, 100, 200 या फिर कितने क्वेश्चंस कर रहे थे आपको खुद को नहीं आइडिया है। हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, हमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे जाना है, हमें क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं जाना है। हमें यानी जितने क्वेश्चंस करने हैं वो ऐसे करने की वो हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर हो, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी ही हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हमें किस तरह के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, और वो मैं करवा भी चुकी हूँ सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस में। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो करवाए हैं आप जाके समझ सकते हो, उसे देख सकते हो उन वीडियोज़ को कि मैंने किस तरह से क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। वैसे ही मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगी कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है और करना है। अंधाधुन अगर हम प्रैक्टिस करते गए तो हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, और ये चीज़ बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्रिएट कर सकती है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाउ टू प्रैक्टिस डिफरेंट चैप्टर्स इन जेई मैथ्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसके साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। अगर वीडियो छोड़ के जा रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना अगर आपको कोई भी डाउट है। आज के अगर इस पोर्शन में भी आपको कोई डाउट है, कोई चैप्टर अगर मेरे से छूट गया है तो आप वो चीज़ भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसकी भी पोजीशनिंग बता दूंगी कि कहाँ पे सीक्वेंस में आएगा। वैसे मैं मुझसे कुछ छूटा नहीं है, लेकिन अगर कुछ मेरे से रह गया है तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो या फिर कोई पॉइंट रेज कर सकते हो जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।